वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। आज हम एक बहुत ही इजी और छोटा चैप्टर देखेंगे जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो पहला जो चीज़ है हमें समझना है वो है बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हमारे इकोसिस्टम में हमारे इन्वायरमेंट में है उन्हीं को मिला के बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। नहीं राइट, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स माइक्रोब्स टू एलिफेंट, मतलब एकदम छोटे से लेके एकदम बड़े तक सारे एनिमल्स प्लांट्स सबको लिया जाता है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट रिलेटेड सब कुछ, फौना मतलब एनिमल रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, फ्लोरा को याद रख सकते हो फ्लावर से रिलेट करके, फ्लावर फ्लोरा ऐसे याद रख सकते हो, कंफ्यूज मत करना, फ्लावर फ्लोरा। तो अगर फ्लोरा प्लांट यानी फ्लावर रिलेटेड हो गया तो फौना एनिमल रिलेटेड होगा। तो फ्लोरा को फ्लावर से याद रखना, फ्लावर फ्लोरा फ्लावर फ्लोरा फ्लावर फ्लोरा फ्लावर फ्लोरा। तो वहाँ से ये याद रहेगा कि फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट किंगडम, तब जाके ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि फौना इज रिलेटेड टू एनिमल किंगडम। राइट, ओके। ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर, देखो हम ह्यूमंस ना हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी में, पूरे नेचर में हर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एयर हमें चाहिए टू ब्रीथ, वाटर हमें चाहिए टू लिव, सॉइल चाहिए क्योंकि सॉइल के ऊपर ही प्लांट्स होते हैं तभी जाके हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, हमें खाने की चीज़ मिलते हैं, सॉइल चाहिए। अच्छा, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स जो हैं ये भी हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। प्लांट्स क्यों? प्लांट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है सॉइल में। तो अगर माइक्रोब्स ना हुए, इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में, हमारे इन्वायरमेंट में। तो अगर माइक्रोब्स ना हुए तो हमारा पूरा समझ लो इन्वायरमेंट है, पूरा नेचर है, सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ देखो इंडिया में ना बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी, इट्स अ वेरी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। क्यों? क्योंकि समझो तुम अगर ऊपर हिमालयस में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें एक टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दिखेगा। तुम अगर नीचे थोड़ा तुम अगर प्लेन लैंड में आओगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में आओगे, उस रीजन में आओगे तो वहाँ पे तुम्हें एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दिखने को मिलेगा। अगर तुम कोस्टल एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। राइट, तो हमारे इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, प्लेटोज भी है, डेजर्ट भी है, सी रीजन भी है, कोस्टल रीजन भी है, आइलैंड्स भी है। तो समझ पा रहे हो, मतलब हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना हम देख पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किस किस चीज़ से है? पहला जो थ्रेट है वो है हैबिटेट लॉस से। हैबिटेट लॉस मतलब डिफॉरेस्टेशन से ये आता है। ठीक है, मतलब ये जो आजकल इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन, मतलब शहर बनाना, अर्बनाइजेशन, मेकिंग सिटीज़, ऐसे समझ लो, ऐसे याद रखो। अर्बनाइजेशन, शहर बनाने के लिए क्या किया जाता है? फॉरेस्ट को कट किया जाता है ना, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो जैसे ही डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, फॉरेस्ट के पेड़ों को काटा जाता है, तभी जाके फॉरेस्ट कम हो जाता है। अब जब फॉरेस्ट कम होता है तब जाके हैबिटेट मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वो जगह जो फॉरेस्ट जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसी को हम बोलते हैं उनका हैबिटेट। तो फॉरेस्ट में अगर तुम पेड़ काट दोगे तो उनका हैबिटेट यानी घर ख़त्म हो रहा है। जितना एनिमल्स के घर को यानी कि फॉरेस्ट को तुम डिफॉरेस्टेशन से ख़त्म कर दोगे, उतना ही उनका रहने का जगह कम हो जाएगा। रहने का जगह अगर कम हो जाएगा तो वो भी इन नंबर कम होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। राइट, सो दैट इज़ ओनली हैबिटेट लॉस।
पॉल्यूशन, ऑब्वियसली कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है सोसाइटी में, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, तो जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है उतना ही वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे फ्लोरा एंड फौना को। ठीक है, देखो अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत फेमस हुआ था वीडियो कि यमुना में हम देख पा रहे थे कि पूरा एकदम जैसे साबुन के जो जो फोम होता है ना, साबुन का जो फोम निकलता है साबुन से हाथ धोने के टाइम पे, वैसा पूरा फोम हो गया है पूरा यमुना में ड्यू टू द पॉल्यूशन। तो तब अगर उतना बुरा पॉल्यूशन हो यमुना में, तो हम यमुना का जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो टोटल सिस्टम है उसका, वो ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे यमुना में रहने वाले जो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, जो फिश स्पीशीज़ हैं, वो भी मर जाएंगे, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद इतने पोल्यूशन की वजह से, है ना। तो वो है एक और रीज़न। दूसरा इंसेंसिटिविटी इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग, कि हम लोग समझते नहीं हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम समझते नहीं हैं। इसीलिए हम एनवायरनमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, एनवायरनमेंट को इतना एनवायरनमेंट के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, इतना पोल्यूशन करते हैं, इतना वेस्टेज करते हैं। ठीक है, अब इसी के वजह से धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता रहता है। ठीक है, अच्छा। नाउ वाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वाई? मतलब हम जब भी कुछ भी करते हैं ना, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम करें तो क्यों करें, है ना। तो करें तो क्यों करें। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का सबसे इम्पॉर्टेंट 2 रीज़न है। एक है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करना। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब समझो, ये जो हमारे नेचर में ये नाइट्रोजन साइकिल ही समझ लो। तुम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे तुम लोगों ने देखा था कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बैलेंस करता है ताकि प्लांट हेल्थ अच्छा रहे, प्लांट न्यूट्रिशन अच्छा रहे। तो अगर नाइट्रोजन बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया और ना रहा, तो ये सॉइल का ये जो बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ये ख़त्म हो जाएगा। सॉइल का नाइट्रोजन बैलेंस अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट हेल्थ ख़त्म हो जाएगा। प्लांट हेल्थ अगर ख़राब हो जाएगा, प्लांट हेल्थ ख़राब हो जाने से क्या होगा कि हमें धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी के वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलना बंद हो जाएंगे और उससे हमें भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही हर एक छोटे चीज़ का, हर एक छोटे एनिमल का, प्लांट का, बड़े एनिमल का, बड़े प्लांट का, हर किसी का एक रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखने का। और वो बैलेंस टूट जाता है अगर हम इनको प्रॉपर्ली मेंटेन ना करें, प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट ना कर पाए, प्रॉपर्ली कंजर्व ना कर पाए। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये थोड़ा ना समझना है, क्रॉप वैरायटी फिशरी समझते हैं। देखो कभी ऐसा हुआ है कि जब सीज़न चेंज के टाइम पे क्लास में सभी लोगों को एक के बाद सर्दी जुकाम हो रहा है। आई एम श्योर हुआ है, तुम सभी लोगों के स्कूल में ऐसा हुआ है, मतलब ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी एक बच्चे को होता है सर्दी ज़ुकाम सीज़न चेंज के टाइम में, और उसके पास से बाकी लोगों के अंदर वो फैल जाता है इन्फेक्शन, है ना। अब वायरल इन्फेक्शन है, फैलेगा, सही बात है। मगर तुम लोग देखना क्लास में अगर सभी को हो भी जाए ना, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कभी भी सर्दी ज़ुकाम नहीं होता है। मतलब सबको हो जाएगा मगर उनको नहीं होगा, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा सीवियर नहीं होता, अगर मतलब उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है, सर्दी ज़ुकाम हो भी जाता है, वो मतलब थोड़ा अफेक्ट होते हैं मगर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होता। और कुछ बच्चे होते हैं मतलब बहुत सीरियस हो जाता है उनका सर्दी ज़ुकाम, ठीक है, बहुत दिनों तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, ठीक है, बहुत हाई फीवर हो जाता है, बहुत गले में सोर थ्रोट वगैरह, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों को। तो ये जो एक सेक्शन जिसको कुछ भी नहीं हो रहा है, एक सेक्शन जिसे कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ना, ये इम्यून है ऑलरेडी उस वायरस से। ये इम्यून नहीं है मगर ये फाइट कर सकता है उससे, और ये जो है ना, ये इसका इम्यून सिस्टम वीक है टू दैट वायरस। तो समझ रहे हो? अब देखो ये जो तीनों में डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वायरस, इसका रीज़न क्या है पता है? इसका रीज़न है जीन्स। अब ये हमारे पूरे
जब कोविड में इतना ज़्यादा कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ लोग कोविड में अफेक्ट नहीं हुए थे, कुछ लोग कोविड में मीडियम इफेक्ट हुए थे, कुछ लोग को कोविड के वजह से डेथ भी हुआ था, कुछ लोगों का, बहुत लोगों का। तो अब ये कुछ लोग क्यों बच गए? क्योंकि उनका जीन डिफरेंट था। कुछ लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट किया, ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनका जीन डिफरेंट था। कुछ लोग मर गए, क्यों? क्योंकि उनका भी जीन डिफरेंट था। अब अगर सभी में सेम काइंड ऑफ जीन होता, सभी में सेम काइंड ऑफ जीन होता, तो क्या होता? आइदर सब लोग मर जाते, या फिर सब लोग बच जाते, या सब लोगों को मीडियमली इफेक्ट करता। ठीक है, मगर अगर सभी लोगों का जीन सेम हो गया, तो अगर एक ऐसा बीमारी आ गया जिसके खिलाफ किसी का इम्यूनिटी नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ द जीन, तो पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम क्रॉप के रिगार्डिंग भी सेम चीज़ है, फिशरीज़ के रिगार्डिंग भी सेम है, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी होना इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही किसी भी फ्लोरा और फौना में धीरे धीरे प्रोग्रेस आता है। विदाउट डाइवर्सिटी देयर इज़ नो प्रोग्रेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये एक लॉ बनाया गया था टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि हंटिंग जो है, हंटिंग को बैन किया जाएगा, हैबिटेट्स यानी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कहीं पे भी जाके फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन करना ये बंद किया गया, हंटिंग बंद किया गया, और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जैसे समझो ये जो देखना पिछले टाइम पे जब सिनेमा में, मूवी में, ओटीटी के सीरीज़ में दिखाता है ना कि पुराने दिन के घर, वहाँ पे देखना दिखाता है कि वो जो बाघ होता है ना, टाइगर का जो स्किन होता है वो दीवार पे ऐसे लटका हुआ है, लायन का वो स्किन दीवार पे लटका हुआ है, हाथी के दांत दीवार पे लटके हुए हैं। तो वो ना इलीगल, मतलब वो ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में ट्रेड होता था। तो हंटर्स वो हाथी वगैरह मारते थे और उनके जो दांत वगैरह वो काट के फिर बेचते थे, क्योंकि हाथी का जो दांत होता है ना, उसका नाम होता है, वो मटेरियल होता है आइवरी। ठीक है, आइवरी बहुत एक कॉस्टली मटेरियल है, बहुत कॉस्टली मटेरियल, और बहुत बहुत रेयर एंड कॉस्टली है, तो बहुत मतलब प्राइस में वो बिकता है। तो अभी भी इलीगली तो ये होता है, बट फ्रॉम 1972 जब से ये एक्ट आना लाया गया, तब से ये जो चीज़ था इसको कम्प्लीटली बैन किया गया कि तुम ये सब चीज़ों के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिठाया गया किस चीज़ों पर? ये एनिमल स्किन्स, हाथी के दांत, इन सब चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बैठाए गए। ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ऑलराइट, नाउ अब 92 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू हुआ था 1973 में। ये दिस वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड, एंड प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपली इट वाज टारगेटिंग टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जैसे प्रोजेक्ट लैंड, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, मगर प्रोजेक्ट टाइगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर देखना, तुम लोगों को पिछले साल भी ये तुम्हारे सिलेबस में था, इस साल भी तुम्हारे सिलेबस में छोटे से एक बॉक्स में है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के डिटेल्स थोड़े अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कब शुरू हुआ था? 1973 में। मेन एम क्या था? टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ओके, ऑलराइट। नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स से मैं आने से पहले एक और चीज़ जो हमें जानना है कि इंडिया में ना कैसे बोले, डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। उनमें से कुछ नाम हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं और याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक है, मैं बता देता हूँ, एक है, इन्हें बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं बुक में, मगर कश्मीर स्टैग और हांगुल, ये अच्छे से याद रखना। ठीक है,
ब्लैक बक और चिनकारा। ठीक है, चिनकारा भी बोलते हैं इसे, चिनकारा, ये याद रखना। ठीक है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, या फिर इसको गोदावन भी बोलते हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बुक में भी मेंशन है मगर मैंने फिर भी मेंशन कर दिया, तो ये तीन ज़रूर याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ये जो था ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसी में एनिमल्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, 1980 एंड 1986 में वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 में, ठीक है, इसमें ना बहुत सारे बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इन दोनों साल में। ठीक है, और फिर 1990, अच्छा ये तो क्या लिखते हैं मैंने, सॉरी यार, नाइनटीन 1991 में, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्पीशीज़ में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया जिसमें मोस्टली एनिमल्स थे। ठीक है, फिर 1980 एंड 1986 में बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया, एंड 1991 में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड मीट यू सून गाइस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।